आज हम पढ़ेंगे सॉइल वाटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। आप मैम सभी एक को बार हाँ, वो क्या बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर का एक बार क्लियर कर देते हैं मैम। वो पॉजिटिव क्यों होता है, कैसे होता है? देखो। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया था ना, एक तो आप सक्शन से रिलेट कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ये सॉल्यूट है ना, और दूसरा यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसमें सॉल्यूट हो, ये दोनों क्या है ना, सॉल्यूशन या सॉल्यूट, आप कुछ भी सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल है ना, यहाँ पे लो एनर्जी लेवल है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हाई एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक ना। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेगा, ठीक है ना। यहां से यहां की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यहां पे हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, यहां पर हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि यहाँ का पानी यहीं रह जाए और यहाँ का पानी यहीं रह जाए, मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये अपने में रहे, ये अपने में रहे, है ना। मतलब ये अपना वाटर होल्ड करके रखे, ये अपना वाटर होल्ड करके रखे। तो मैंने सक्शन में भी आपको क्या बताया था कि सक्शन क्या बोलता है, पॉजिटिव चीजों को देखता है कि हाँ हमारे पास में इतना वाटर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या कर रहा है, ये दोनों अपने अपने वाटर को अपने अपने पास में रखने की कोशिश कर रहा है, मैम ठीक है ना। एक ये आप प्रेशर को सक्शन से क्यों रिलेट कर रहे हो? मैं प्रेशर को सक्शन से इसलिए रिलेट कर रही हूं क्योंकि आप इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो जब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और सक्शन को साथ में अगर मैं लेकर चलूंगी ना, तो आपको पेपर में याद रहेगा, ठीक है। ये एक याद रखने की मैं ट्रिक बता सकती हूँ आपको, ये इस तरीके से मैं लेकर चल रही हूँ। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है कि हम जब ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर आता है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, हाँ प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालते हैं, प्रेशर इसलिए डालते हैं ताकि यहाँ का वाटर जो है, यहाँ का वाटर जो है वो यहाँ ना जा पाए। इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ऑस्मोटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है ना। सॉल्यूट के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे एनर्जी लेवल लो और हाई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ठीक है। और इसी मूवमेंट को रोकने के लिए हम यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मैम ओस्मोटिक प्रेशर तो एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो हाँ उसमें ना, तो तो हमारी यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंसिव होती है ना। एक्सपेंसिव में तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना। हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, है ना। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स किससे रिलेटेड है, आप ये देखो ना, यहाँ पे हम कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे इसको बाइंड करके रखा है और उसे हम छुड़ा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब हम इन वाटर मॉलिक्यूल को छुड़ाने के लिए एनर्जी लगाते हैं, इनको फ्री करने के लिए लगाते हैं, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं कि हमारा ये जो वाटर है इसकी एनर्जी खर्च हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे वाटर की एनर्जी का यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, हमने यहाँ पे वाटर की एनर्जी को यूज नहीं किया है। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है, समझ रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। जब हम इसी वाटर की एनर्जी को यूज करते तब इस वाटर की एनर्जी रिड्यूस होती ना, लेकिन हमने तो यहाँ पे वाटर की एनर्जी को यूज ही नहीं किया। हमारा वाटर तो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा था, हम तो इसी वाटर को स्टॉप करना चाह रहे हैं, बल्कि इसी वाटर को यहीं पे हम रोक देना चाह रहे हैं कि ये जितना जहां है वही रहा है। क्लियर हुआ? जब मैम हम एक बार वाटर की, हाँ, ओस्मोटिक प्रेशर का कोई एग्रीकल्चर में कोई एक भी एडवांटेज, मतलब एग्रीकल्चर में कहीं भी कोई, इसका कहीं यूज हो रहा हो? हाँ जैसे हम प्लाज्मोलिसिस वगैरह में भी देख सकते हैं ना,
प्लाज्मोलिसिस में देख सकते हैं। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि जैसे हमारा ये प्लांट है ना, ये प्लांट का पार्ट है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सॉइल के पास में ज्यादा सॉल्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूट यहाँ पे भी है, सॉल्यूट यहाँ पे भी है, यहाँ पे हाई एनर्जी होगी, यहाँ पे सॉल्यूट कम होंगे, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे लो एनर्जी होगी, राइट, लो एनर्जी हो जाएगी। तो क्या होता है, वाटर की वाटर पोटेंशियल क्या बोलता है कि वाटर जो होता है वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी की ओर मूव करता है। तो आपने प्लाज्मोलिसिस में ये चीज सुनी होगी कि क्या होता है कि जो प्लांट का वाटर कंटेंट होता है वो सॉइल की ओर ड्रेन होने लगता है, मतलब रिमूव होने लगता है वाटर से और सॉइल में जाने लगता है, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, इनके जो टिश्यूज होते हैं वो वाटर की डिफिशियंसी से श्रिंक हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसी कंडीशन है कि हमारी जो सॉइल है वो सेलाइन है, ठीक है ना, और वहां पे हमें प्लांट लगाने हैं। अब वहां पे अगर प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी तो श्रिंक होने के बाद हमारे टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि अगर हमारा जो प्लांट है ना, वो सॉइल से जितना वाटर नहीं ले सकता है तो ना ले, लेकिन एटलीस्ट हमारे प्लांट के अंदर जितना वाटर कंटेंट है उतना तो रहा ही आए ना, वो तो ना निकले। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करेंगे, ताकि हम इनका जो इक्विलिब्रियम है ना, उसे क्रिएट ना होने दें और यहाँ का जो पानी है वो वापस यहाँ पे ना जाए। इसलिए हम यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, एक बैरियर, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ताकि इनके बीच में बैरियर क्रिएट हो जाए, यहाँ का पानी यहाँ रहा आए और यहाँ पर ना जाए, ठीक है, गेटिंग, यस मैम। है ना। मैं क्या बता रही थी, हाँ, सॉइल वाटर कंटेंट के बारे में। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, है ना। चलो मैंने ये स्लाइड उसको समझाने के लिए रखी थी पर मैंने वो बता दिया। अच्छा, जो ये डिफ्यूजन वाला एक वो था ना, डिफ्यूजन को हम वाटर से वो कर सकते हैं, मतलब वाटर पोटेंशियल से सेम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना। मेरे ख्याल से तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं इसे अपने सर से पूछ के जरूर एक बार फिर से बताऊंगी। आज मैं चाह रही थी उनसे पूछना पर उनकी मीटिंग थी तो मैं पूछ नहीं पाई, ठीक है। इसे मैं आपको मंडे को बताऊंगी। ओके महन, ओके मैम। चलो अब हम बात मैम एक करते हैं सॉइल कंफ्यूज, वाटर। हाँ आपने जो सोयल वाटर पोटेंशियल में जो डेफिनेशन में एक वर्ड जिक्र किया था, रिवर्सिबली का, हाँ उसमें आपने बताया था कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए जब भी कोई वाटर कंटेंट मूव करता है एक हाँ जगह से दूसरी हाँ जगह। हाँ हाँ मैम हाँ अगर अपन सोयल वाटर पोटेंशियल पढ़ते हैं, जैसे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है, किसी हम्म। मॉलिक्यूल वाटर को ले जाएगा तो मैम एनर्जी तो खर्च होगी ना। तो वही तो, यही तो ये बोलते हैं ना कि उस आइडियल कंडीशन को हमें क्रिएट करना है। तो पता है उस आइडियल कंडीशन को ऐसे हम नहीं क्रिएट करेंगे कि चलो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है तो यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस ना हो, बल्कि क्या होता है जब आप आगे आएंगे ना तो आप जब इन बातों को प्रैक्टिकली समझेंगे, तो मान लीजिए अगर हमें पता है कि यहाँ से जाने में, यहाँ तक जाने में हमारी 25 जूल कैलोरी जो है, किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहां से यहां तक जो भी वर्क हुआ है ना, वो तो हम लेंगे ही, वो तो हम लेंगे ही, साथ में इस 25 किलो कैलोरी से जितना भी वर्क होता है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम एक आइडियल कंडीशन को क्रिएट करते हैं। लाइक जब आप नाइट्रोजन, मान लीजिए कि आप नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर रहे हैं, है ना, कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपको देखना है कि 25 केजी नाइट्रोजन जब आपने पर हेक्टेयर डाला तो आपकी यील्ड में क्या इफेक्ट आया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है कि 2 केजी जो यील्ड है ना, 2 केजी सॉरी जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो लीचिंग के थ्रू लॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 की जगह हम 27 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डालेंगे, क्योंकि हमें पहले से प्रेडिक्ट होता है। तो ये सारी कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए ना, ये सारी चीजें पहले से ऑब्जर्व करी जाती हैं कि हाँ यहां से ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, उसके लॉस को ऐड किया जाता है। ओके महन, हेलो,
ओके मैम। है ना। अगर कोई फिर भी डाउट हो ना तो पूछ सकते हो। हाँ, अब हम बात करते हैं सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना। सॉइल वाटर क्या होता है? सॉइल में जो वाटर अवेलेबल है उसे हम सॉइल वाटर बोलते हैं, इसको समझाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सॉइल वाटर को हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है कि हाँ ये वाटर प्रेजेंट है, इतना मतलब दिख रहा है हमें, है ना, उसे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। लेकिन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे देखते हैं? हाँ हमारे प्लांट जो है वो कितना यूज कर पा रहे हैं, है ना, उस बेसिस पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकली वाटर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। ये किसके बेसिस पे होता है कि हमारे जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स हमारे लिए अभी हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? अपने प्लांट के लिए, कि हाँ ये प्लांट हमारे कितना एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। और जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है कि वो कितना हम उसे देख पा रहे हैं, है ना, उस बेसिस पे वो क्लासिफाई किया गया है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो ब्रिक्स ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने कहीं और से लिया है, मतलब बुक में मिलेगा, AK साहा सर की बुक में मिलेगा। तो हमेशा याद रखना फिजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया है? ब्रिक्स ने दिया है, ठीक है ना। अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर, सेकेंड होता है कैपिलरी वाटर, और थर्ड होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, है ना। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसे हम सुपर अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर और अनअवेलेबल वाटर, है ना, इसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो अवेलेबल है, अनअवेलेबल है ना, ये किसके लिए? प्लांट की यूज के लिए, कि प्लांट उसे यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब कोई बताएगा ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? क्या होता है ग्रेविटेशनल वाटर? क्या होता है कैपिलरी वाटर? और क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर? इन तीन के बारे में थोड़ा थोड़ा कौन बताएगा मुझे, जस्ट रफ आइडिया। ग्रेविटेशनल वाटर, अच्छा किस किस ने इरिगेशन होते हुए देखा है? अच्छा किस किस ने अपने पौधे में पानी डाला है? देखो हाथ मत उठाना, मैं यहाँ पे आके देख रही हूँ सब नूर महन बोल रहे हैं, आप लोग ना उससे बोला करो, मतलब माइक ऑन करके बोला करो, क्योंकि मैं आगे पढ़ाती हूँ ना, पीछे का मुझे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। चलो बताओ क्या होता है जैसे ही आप मान लो गमले में आपने पानी डाला, क्या क्या होता है वहां पर? मैम कुछ पानी ऊपर रह जाता है, कुछ पानी अंदर चला जाता है, कुछ पानी माइक्रो जो मतलब माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स होते हैं उसमें चला जाता है। जो माइक्रो एंड माइक्रो पोर्स में जाता है वो होता है कैपिलरी वाटर, और जो ऊपर रहता एक है वो मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोला? जो मैक्रो और माइक्रोपोर्स में होता है? यस मैम। मैक्रो एंड माइक्रोपोर, ठीक है, हाँ अगेन, हाँ आगे और बोलो। मैम जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो अंदर की तरफ मूव करता है, जो हाइड्रोस्कोपिक होता है वो ऊपर रह जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का क्या हो जाता है? मैम इसका ज्यादा ज्यादा, श्योर नहीं है। अच्छा ज्यादा श्योर नहीं हो, ठीक है, और कोई? एनीवन? कोई ग्रेविटेशन जो भी बने, रफ बने, कुछ भी बने, देखो हमें ना थोड़ी इंटरेक्टिव क्लासेस लेकर चलनी है ना। जो भी बने, अगर मतलब एक शब्द भी बन रहा है ना कि हाँ कैपिलरी वाटर ये होता है तो बताओ, एक शब्द भी बन रहा है तो बताओ कि हाँ मैम ग्रेविटेशनल मैम वाटर ये होता है। हाँ कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसमें मतलब टाइटली बैंड हाँ रहता है सब। बिल्कुल सही है, ये तो कंफर्म बिल्कुल सही है, यही होता है। और ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? जब मैम जब पानी देते हैं वो जो वाटर नीचे चला जाता है वही मतलब हाँ ग्रेविटेशन। ठीक है, और और कैपिलरी कैपिलरी वाटर वाटर? जो प्लांट, हम्म, मैम कैपिलरी वाटर वो होता है जो पौधे मतलब एब्जॉर्ब मतलब जो पौधे लेते हैं वो। हाँ जो
मतलब हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, पर कैपिलरी वाटर का कुछ अमाउंट होता है। 15% मैम, 15%। 50%, हाँ 50% हम बोल सकते हैं कि 50% मतलब कुछ -15 बार मतलब परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट तक वाटर ले लेता है, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। और कोई है जो कि ये बताए कि कैपिलरी वाटर क्या होता है? मैम कैपिलरी वाटर माइक्रोपोर्स में प्रेजेंट होता है और मैक्रोपोर्स में एयर प्रेजेंट होता है। वेरी गुड। अब यहां से आपके सारे आंसर्स आ गए। पहली चीज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल वाटर की। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है कि जैसे ही आपने मान लीजिए आपकी फील्ड है ना, यहाँ पे आपकी फील्ड है पूरी, अपन ऐसे फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक ना। तो फील्ड में क्या होता है, कुछ मैक्रोपोर्स भी होते हैं, कुछ मैक्रोपोर्स भी होते हैं, कुछ माइक्रोपोर्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ मैक्रोपोर्स होते हैं, कुछ माइक्रोपोर्स होते हैं। तो जैसे ही आपने यहां से पानी दिया है ना, तो आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि जो मैक्रोपोर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है वाटर को ड्रेन करने की। क्या करने की? वाटर को ड्रेन करने की। मतलब जैसे ही उनके पास पानी आता है तो वो इतना, उनको ऐसा रहता है नहीं मुझे पानी से कोई दोस्ती नहीं रखनी, मैं तो पानी बिल्कुल नहीं रख सकता, मतलब कट्टर दुश्मनी होती है। तो मैक्रोपोर से हम कैसे याद रख सकते हैं कि मैक्रोपोर की एकदम कट्टर की दुश्मनी होती है वाटर से। वो वाटर को चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं जैसे ही वाटर उनके पास आ जाता है ना तो उनको बड़ी खुजली मच जाती है, उनको लगता है वाटर आया निकाल दो, ठीक है ना। वो सिर्फ किसको होल्ड करके रखना चाहते हैं? एयर को। एयर उनकी बेस्ट फ्रेंड और वाटर उनका एनिमी। लेकिन जब यहां से वाटर निकल गया है ना, मतलब इतना वाटर है, चलो ये तो निकल गया, लेकिन कोई तो होगा ना जो कि अपने प्लांट के बारे में अच्छा सोच रहा होगा। किसी का काम तो होगा ना कि भाई आओ हम आपको अपने पास रख लेते हैं, हम आपको अपने अंदर रख लेते हैं, अपने चारों ओर रख लेते हैं, है ना। ये काम कौन से करते हैं? हमारे ये छोटे छोटे मासूम मासूम से पोर्स, जिन्हें हम माइक्रोपोर्स बोलते हैं। माइक्रोपोर्स क्या करते हैं? वाटर को अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं। ये कहते हैं ठीक है मैं छोटा जरूर हूं पर मैं जितना पानी अपने अंदर रख सकता हूं मैं रखूंगा। तो यहां से हमें सबसे पहली बात क्या क्लियर हुई कि मैक्रोपोर्स की क्या क्वालिटी होती है, क्या करेक्टर होता है कि वो वाटर को ड्रेन करते हैं और वो एयर अपने अंदर रखना पसंद करते हैं। माइक्रोपोर्स की क्या क्वालिटी होती है कि वो वाटर को रिटेन करते हैं, है ना। अभी सभी ने बिल्कुल सही बताया कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? जो वाटर ड्रेन हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर इरिगेशन, क्या होगा कि एज सून एज पॉसिबल जो वाटर होगा वो ड्रेन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर ड्रेन हो गया तो कहां से ड्रेन होगा? अपने मैक्रोपोर से होगा। किससे होगा? अपने मैक्रोपोर से होगा। क्यों? क्योंकि मैक्रोपोर तो इनको रखना ही नहीं चाहते, है ना। सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे पानी बचेगा? जो छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे से पोर्स हैं वही रखेंगे। तो हम ग्रेविटेशनल वाटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वाटर वह वाटर होता है जो कि इरिगेशन या फिर रेनफॉल के तुरंत बाद क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है थ्रू माइक्रोपोर्स, है ना। मैक्रोपोर्स के थ्रू क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है। और इसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है हमारे प्लांट के लिए, हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए। ये एज अ वेस्ट, है ना, क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं, अब हमारे ये जो छोटे छोटे पोर्स में जो पानी बचा हुआ है ना, ये जो छोटे छोटे पोर्स है पानी बचा हुआ है, या फिर मान लीजिए हमारा एक माइक्रोपोर ऐसा है, एक माइक्रोपोर ऐसा है, एक माइक्रोपोर ऐसा है, इनके इधर पे, इनके बीच में भी ये क्या करते हैं? वाटर को होल्ड करके रखते हैं। और इसी वाटर को हम क्या बोलते हैं? जो माइक्रोपोर में वाटर प्रेजेंट है, या फिर ये जो कैपिलरी क्या होती है मैं बता देती हूँ। जैसे एक माइक्रोपोर यहाँ, एक पोर यहाँ, मैक्रो कोई भी पोर हो सकता है, एक पोर यहाँ, एक पोर यहाँ। अब इनके जो बीच का एरिया होता है ना, उसे हम बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है ना। और उनमें जो वाटर स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर बोलते हैं। तो हमेशा जब भी आपको कैपिलरी वाटर की याद आए, है ना, तो वहां पे कैपिलरी और माइक्रोपोर्स दो वर्ड्स याद रखने हैं। अब ये जो होता है, ठीक ना, आप लोग ने ये वाला बहुत पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो होता है वो
1/3 बार होता है, 1/3 बार से ज्यादा वाटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, 15 -15 परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे -31 बार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोर देन 1/3 या फिर 0.33 बार से ज्यादा में, है ना, जो भी पानी होता है वो क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, वो सैचुरेटेड कंडीशन में होता है। और ये जो वाटर ड्रेन हो जाता है उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। कौन सा वाटर बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, ठीक है ना, मोर देन 1/3 बार, ठीक है ना। अब ये जो 1/3 बार होता है, यहां से लेके 31 बार के बीच में, है ना, 31 बार के बीच में जो भी पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं, है ना। अब क्या यहां से लेके यहां तक जो भी वाटर प्रेजेंट है, क्या ये सारा का सारा वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका -15 बार तक, जिसे हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, वहीं तक पानी अवेलेबल होता है। ये वाटर क्या होता है, अवेलेबल होता है, और रिमेनिंग क्या होता है, यहां से यहां तक अनअवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि अवेलेबल वाटर की रेंज क्या है, तो 1/3 बार, 1/3 बार किसमें, क्ले सॉइल में, और 0.1 बार, 0.1 बार या फिर 1/10 बार, 1/10 बार किसमें, अपनी सैंडी सॉइल में, है ना। तो यहां से लेके यहां तक, मतलब परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक, जो भी वाटर अवेलेबल होता है, जो भी वाटर प्रेजेंट होता है, उसे हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कैपिलरी वाटर का वह पार्ट जो कि -15 बार से -31 बार तक प्रेजेंट होता है, वो प्लांट के लिए अनअवेलेबल होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कैपिलरी वाटर का कुछ पार्ट प्लांट के लिए अवेलेबल है और कुछ पार्ट प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो माइक्रोपोर्स थे, इनसे भी एक टाइम आएगा कि इनसे भी वाटर क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, है ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे सिर्फ इसके चारों ओर, है ना, ये जो हमारा माइक्रोपोर्स हो गए, मैक्रोपोर्स हो गए, इनकी जो लेयर है ना, इनके चारों ओर आउटर सरफेस पे एक थिन लेयर पाई जाएगी वाटर की, है ना। उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। और ये जो वाटर होता है सिर्फ वेपर फॉर्म में इवापोरेट होता है। क्या होता है, वेपर फॉर्म में इवापोरेट होता है। इसका लिटिल बिट यूज है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो प्लांट होते हैं इसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब अच्छा एक और बात बताओ, यहां पे हमने बोला कि 1/3 बार, है ना, या फिर हमने बोला -15 बार, 1/3 बार से 15 बार तक प्लांट वाटर ले पा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब हम 15 बार से आगे जाएंगे तो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है ये बताओ। है ना, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है मोर देन 31 बार पे अवेलेबल होता है, ठीक है ना। और ये जो ऑब्वियसली मैंने कल भी आप लोग को एक पॉइंट पढ़ाया था, जब सॉइल पार्टिकल के चारों ओर, है ना, वाटर जो होता है वो एड्सॉर्ब हो जाता है, तो वहां पे कौन सा फोर्स वर्क करता है, एडिशन फोर्स वर्क करता है, बताया था कि नहीं, यस मैम। है ना। अब चलो ये बताओ, अगर पता है तो हाँ, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये बताना है आपको कि क्यों ऐसा होता है कि प्लांट सिर्फ -15 बार तक ही, है ना, वाटर को ले पाते हैं, उसके बाद क्यों नहीं ले पाते। अपना पॉइंट दो, अच्छा बुरा बन रहा है नहीं बन रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा, जो भी आ रहा है मन में, एक शब्द दो शब्द जो भी आ रहा है।
कोई नहीं बताएगा? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आप लोग को जो भी इससे पहले वाली क्लास में था, है ना, मैंने उसको एक रोप वाला एग्जांपल दिया था कि अगर जितना इस साइड के लोग, अगर मान लो इस साइड के लोग जो हैं जितना फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें इस रस्सी को खींचने के लिए उतना या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये रस्सी हमारे साइड आ पाएगी, है ना, तभी ये रस्सी हमारे साइड आ पाएगी। आई जस्ट होप कि ये सारा सबने खेला होगा, है ना, ये वाला जो गेम है। अब इसे अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोलते होंगे, पर आई थिंक सबने देखा होगा, है ना। तो क्या होता है कि जैसे ही 15 बार होता है ना, अगर मान लीजिए कोई भी जो वाटर है वो 16 बार, है ना, 16 बार से वाटर में हेल्ड है ना, तो हमारे प्लांट को भी 16 बार या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। तो प्लांट के अंदर इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है कि वो इस बार से ज्यादा जाए, है ना, या फिर इस बार से ज्यादा अपनी एनर्जी को खर्च करें, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा अपनी एनर्जी को खर्च करेंगे तो उनकी सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो वो पानी लेकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनने एक टाइम अपना फिक्स करके रखा है, एक रेंज, कि हाँ मैं इतने तक ही जाऊंगा और इतनी ही अपनी एनर्जी खर्च करूंगा पानी लेने के लिए, इसके बाद मैं अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए आप 1 किलो, अगर आपको प्यास लगी है तो आप 1 किलोमीटर तक चल सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 किलोमीटर तक चल सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको कह दूं कि आपको जोर से प्यास लगी है, लेकिन आप जाइए और आप 20 किलोमीटर से पानी लेकर आ जाइए, तो क्या आप जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि एक तो आपके पास में पानी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पानी की कमी थी, है ना। जब अगर कोई भी 15 बार तक पहुंच गया है, मतलब यहाँ पे सॉइल ने ऑलरेडी, सॉइल में वाटर क्या हो गया है, कम हो गया है ना। तो ऑलरेडी आपके अंदर पानी की कमी है, लेकिन अब आपसे कोई बोले कि अपनी और एनर्जी को खर्च करो, जाकर के पानी लेकर आओ, तो अब आप क्या सोच लोगे, अब मुझे जिंदा रहना होगा तो मैं रहूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उतना चलने गया तो मुझे वैसे भी मरना है और मैं पानी वैसे भी नहीं ला पाने वाला, है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है कि 15 बार तक ही वाटर जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो स्वयं से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम एक पढ़ेंगे सुपर अवेलेबल वाटर, सुपर अवेलेबल वाटर, या फिर हम इसी को ड्रेनेज वाटर भी बोलते हैं, है ना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के सेम एज ग्रेविटेशनल वाटर है। क्यों? क्योंकि जीरो बार से लेकर के फील्ड कैपेसिटी तक, है ना, मतलब मोर देन 1/3 बार से ज्यादा, है ना, जो भी पानी अवेलेबल है उसे हम सुपर अवेलेबल वाटर बोलते हैं। सुपर का मतलब क्या है, सबसे ऊपर, है ना, मतलब एकदम जो सैचुरेशन कंडीशन होती है ना, जहां पे मैक्रो और माइक्रोपोर्स दोनों ही पानी से भरे हुए हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, सुपर अवेलेबल वाटर कहलाती है, और ये जस्ट लाइक ड्रेनेज वाटर होती है। क्लियर? सुपर अवेलेबल वाटर क्या होता है, और ये जो सुपर अवेलेबल वाटर होता है, ये ड्रेनेज वाटर की तरह प्लांट के लिए कोई यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ड्रेन हो जाता है, इसलिए इसे हम ड्रेनेज वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। और जो भी वाटर होता है मोर देन 15 माइक्रोन के पोर साइज, मोर देन 15 माइक्रोन के पोर साइज में अवेलेबल होता है, वो वाटर ड्रेन होना ही है, वो वाटर ड्रेन होगा ही, है ना। तो अगर कोई भी कभी भी आपसे पूछ ले कि सुपर अवेलेबल वाटर किस पोर साइज की रेंज में अवेलेबल होता है ना, तो मोर देन 15 माइक्रोन, याद रखना, ठीक है ना। इसे साथ ही साथ में एक और टर्म भी बोला जाता है, सुपर अवेलेबल वाटर को सुपर अवेलेबल वाटर, ड्रेनेज वाटर और पार्सली अवेलेबल वाटर भी कहा जाता है। अब बताओ पार्सली अवेलेबल वाटर क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मैम सारा वाटर तो ड्रेनेज हो जाएगा तो बचेगा क्या ही। हाँ, लेकिन यहाँ पे बोला है पार्सली
अवेलेबल वाटर, पार्सली अवेलेबल वाटर। देखो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो मैक्रोपोर्स होता है, ठीक है ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वाटर को वो ड्रेन करें, और माइक्रोपोर्स का काम क्या होता है, वाटर को होल्ड करना, ठीक है ना। लेकिन आपने सुना होगा जो फाइन टेक्सचर सॉइल होती है, फाइन टेक्सचर सॉइल होती है, उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से पोर्स, माइक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मैक्रोपोर्स के, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होती है, जो फाइन टेक्सचर सॉइल होती है उसकी लो परमेबिलिटी होती है, लो परमेबिलिटी होती है। लो परमेबिलिटी होने के कारण क्या होता है, जो वाटर होता है ना, जैसे ड्रेनेज का क्या है कि वो इमीडिएटली, जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो उसकी क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इमीडिएटली पूरा का पूरा ड्रेनेज हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा। वहां पे ये नहीं बोला गया कि भाई ये क्ले में ऐसा होगा या सैंड में ऐसा होगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे सुपर अवेलेबल वाटर में एक और चीज ऐड करी गई है कि अगर फाइन टेक्सचर सॉइल है और उसमें क्या हो जाएगा, जब फाइन टेक्सचर सॉइल होती है वहां पे नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं, जिसके कारण जो वाटर होता है मोर देन 1/3 बार पर भी वाटर वहां पे कुछ अमाउंट रिटेन हो जाता है, और यही रिटेन वाटर जो होता है वो हमारे प्लांट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज कर लेते हैं। इसीलिए इसे हम समटाइम्स पार्सली अवेलेबल वाटर भी कह देते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, पार्सली अवेलेबल वाटर भी बोल देते हैं। समझ में आया? अगर ये 1/3 बार से कम में होता है ना, या फिर एक्सेप्ट 1/3 बार में होता, तो इसे हम फील्ड कैपेसिटी कंसीडर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो माइक्रोपोर में वाटर हेल्ड होता वो हमारे कैपिलरी वाटर के अंदर आ जाता, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अवेलेबल वाटर। चलो अब आप लोग बताओगे अवेलेबल वाटर क्या होता है। मैम जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है वही। अच्छा हाँ, चलो आपने एक गलती करी वो मैं बता रही हूँ, है ना। ऐसे गलती नहीं बोलते यूजुअली, हमें ना ये पता नहीं होता क्योंकि हम भी ऐसे ही चीजें बोलते हैं। जब कभी भी आप बायबा देने जा रहे हो, कभी भी आप कहीं का भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आपसे पूछा गया कि अवेलेबल वाटर, तो आप वहां पे अवेलेबल वर्ड ही यूज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, मैम क्योंकि जो आपने 15 बार से, जो हाँ -15 बार से, -15 बार से, हाँ बताओ। मैम आप बताइए। कोई और बताएगा? महेंद्र बताओ क्या होता है, कुछ भी रफ। अभी मैंने बताया था कि अवेलेबल वाटर क्या होता है, अभी बताया था मैंने। कैपिलरी वाटर के अंदर ही अवेलेबल वाटर और अनअवेलेबल वाटर दोनों आ जाते हैं। मैम जो -15 बार से 31 बार के बीच में। उसे हम अवेलेबल कहेंगे या अनअवेलेबल कहेंगे? देखो जो वाटर, यहीं पे वापस चले जाते हैं, जो वाटर 1/3 बार से 15 बार के बीच में होता है उसे हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। और जो मोर देन 15 बार से ज्यादा है ना, मोर देन 15 बार से हम कहाँ चले जाएंगे, 1000 हो जाएगा, 10,000 बार तक अगर हम चले जाएंगे, -10,000 बार में क्या आ जाता है, हमारा ओवन ड्राई सॉइल आ जाती है, मतलब इसमें हमारा कोई भी पानी नहीं बचता है ना। तो अगर हमने मोर देन 15 बार से जो भी वाटर अवेलेबल है इस साइड, वो सारा का सारा वाटर अनअवेलेबल हो जाता है, सारा का सारा वाटर अनअवेलेबल हो जाता है। तो अवेलेबल वाटर अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे जो 1/3 बार होता है वहां पे फील्ड कैपेसिटी आती है, और -15 बार पे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आता है। ये भी हम अभी कांस्टेंट जब आएंगे ना, सॉइल वाटर कांस्टेंट, तब हम उसमें पढ़ेंगे कि फील्ड कैपेसिटी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। पर अभी के लिए समझ लीजिए कि जो 1/3 बार से 15 बार के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है वही हमारे प्लांट क्या होते हैं, ले पाते हैं, अपटेक कर पाते हैं, और उसी को हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं, और वही एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल है। हम हमेशा जब भी पानी दे रहे हैं, इरिगेशन दे रहे हैं, तो उसका मोटिव यही होता है कि हमारा वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही 15 बार क्रॉस करेगा उसके बाद -10,000 बार जहां पे हमारा ओवन ड्राई सॉइल का पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है ना,
वहां पे क्या हो जाएगा, वाटर अनअवेलेबल हो जाएगा वहां तक। ठीक है, क्लियर हुआ अवेलेबल वाटर अनअवेलेबल वाटर क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ये आ गया। हाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ चलो इसी से भी समझा देते हैं। ये 0 बार है, 0 बार कहाँ होगा, जहां पे सैचुरेटेड कंडीशन होगी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 बार आएगा, 1/3 बार आएगा, ठीक है ना, मतलब 0.33 बार आएगा, ठीक है ना, 0.33 बार। तो 0 से लेके 0.33 बार या फिर 1/3 बार के बीच में जो भी वाटर अवेलेबल होता है ना, मोर देन 1/3 बार तक, है ना, वो क्या हो जाता है, उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, है ना। और वो वाटर क्या हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है प्लांट के लिए। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो हमारे मैक्रोपोर होते हैं और माइक्रोपोर होते हैं, वो दोनों ही वाटर से फिल्ड होते हैं, ठीक है ना। इसी कंडीशन को हम सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। और इसी को हम जब कांस्टेंट में अभी पढ़ेंगे तो इसी को हम मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसे कीन बॉक्स KNEE कीन बॉक्स के थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है हमने सब समझ लिए। और इसी को हम सुपर अवेलेबल वाटर या फिर ड्रेनेज वाटर भी कहते हैं। तो हमने 0 से 1/3 बार के बीच में कितनी चीजें पढ़ी, ग्रेविटेशनल वाटर, सैचुरेशन कंडीशन, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सुपर अवेलेबल वाटर और ड्रेनेज वाटर। जब आपको अपनी कॉपी में ये सारी चीजें लिखोगे, आप ये डायग्राम बनाओगे, तो इसके साइड में ये पांचों चीजें आपको लिखनी है। क्लियर यहां तक, ठीक ना। फिर जब आप 1/3 से 15 बार के बीच में जाओगे, यही वाटर जो होता है इसे हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं, जिसे हमारे प्लांट यूज करते हैं, ठीक है ना, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ट्रांसप्रेशन, इन सारी चीजों के लिए, ठीक है ना। और जो 1/3 बार होता है ना, क्ले सॉइल में, उसे वहां पे फील्ड कैपेसिटी आती है। और अगर हम सैंडी सॉइल की बात करते हैं तो वहां पे 1/10 बार या फिर 0.1 बार, ठीक है ना, 0.1 बार। तो क्या होता है, सैंड के लिए फील्ड कैपेसिटी आती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट -15 बार जो होता है, वहां पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आती है। फिर हम जब 15 बार से -31 बार के पास में जाते हैं, है ना, तो -31 बार पे हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है एग्जैक्ट -1/3 बार पे। और ये जो माइनस, जब हम मोर देन 15 बार से आगे चले गए, ये सारा वाटर क्या हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे 1000 बार प्रेशर होगा, 1000 बार होगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एयर ड्राई सॉइल होती है। जैसे कि जब हमने सॉइल लेकर आए, है ना, और उस सॉइल को हमने क्या कर दिया, अपने रूम में रख दिया, हमने कुछ नहीं किया, बस रूम में उस सॉइल को रख दिया। तो कुछ टाइम बाद उसकी जो कंडीशन होगी, मतलब उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट जितना भी बचेगा, उसको निकालने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, -1000 बार। फिर अगर हम अपनी लैब गए, लैब में हमने अपनी सॉइल को ओवन में रख दिया, वहां से पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है ना। वहां पे अगर जो थोड़ा बहुत भी पानी अगर इन केस बच रहा है, वैसे तो बचेगा नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, -10,000 बार का प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे -10,000 बार पोटेंशियल हो जाता है इसका, सॉइल वाटर पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया। हाँ या ना बता दिया करो। यस मैम, आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर समझ में आ गया ना। देखो, जैसे ग्रेविटेशनल वाटर लिया, ये वाटर जल्दी 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 ड्रेन हो गया। कैपिलरी वाटर था, तो ये देखो, ये कैपिलरीज है, इनके बीच में ये वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना। जब हमने हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करी, तो यहाँ पे एकदम ये थिन लेयर बना लिए, ये एडिशन फोर्स के थ्रू क्या हो गए, यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, अटैच हो गए, एड्जॉर्ब हो गए, ठीक है। इतना क्लियर। ये सारा आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं पीपीटी आपको दे दूंगी। यहाँ पे जो मैंने बताया सब वही लिखा हुआ है। मैम ये SR रेड्डी बुक से पढ़ेंगे तब हो जाएगा?
देखो मैं बार बार आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि डोंट गो विथ ओनली SRAD बुक, है ना। अभी के लिए आप लोग SRAD से पढ़ सकते हो, अभी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सच में SRF की तैयारी कर रहे हो तो मैं फिर से आप लोग से यही कहूंगी कि एटलीस्ट इरिगेशन एग्रोनॉमी की बुक जरूर पढ़िए। मैं कभी आप लोग को ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सिर्फ SRAD की बुक पढ़िए, क्योंकि अभी मैं आपको ऐसे 6 क्वेश्चन बता सकती हूँ अभी के अभी जो कि SRAD बुक में नहीं दिए हुए हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है। लेकिन रेडी एंड रेडी की जो इरिगेशन एग्रोनॉमी की बुक है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं, डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठ के आए हुए हैं। तो जबकि मैंने पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है तो मैं ये आपको कभी सलाह नहीं दे पाऊंगी, ये मेरे साइड से है। बाकी फिर आपका विषय ओके राइट है ना। ये तो मुझे पढ़ाना था। चलो अब हम बात करते हैं सॉइल वाटर कांस्टेंट के बारे में कि सॉइल वाटर कांस्टेंट होता क्या है। चलो अच्छा ये बताओ सॉइल वाटर कांस्टेंट होता क्या है। क्या कोई भी वाटर ऐसा हो सकता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो अवेलेबल रहे? ऐसा पॉसिबल है क्या? चलो अच्छा पहले मैं बताती हूँ फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। किसी को आइडिया फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? सैचुरेशन पॉइंट ऑफ वाटर। हाँ फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। एक बार और सोचो, एक बार और बताओ फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। सबनूर क्या होता है फील्ड कैपेसिटी? अच्छा फील्ड कैपेसिटी को मैं ये बोल सकती हूँ कि जहां मैम जितना बताओ जितना सोइल ऑब्जॉर्ब करके रखती है वाटर को, वो फील्ड कैपेसिटी होती है मैम। जितना सेल एब्जॉर्ब करती है वाटर को वो फील्ड कैपेसिटी। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और कोई? कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? चलो देखो मैं क्या बताती हूँ आप लोग को। क्या होता है कि जैसे ही आपने इरिगेशन दिया है ना, तो आपके जो मैक्रोपोर में वाटर था वो ड्रेन हो गया, ठीक है ना। मैक्रोपोर में जब वाटर ड्रेन हो जाता है उसके बाद में जो भी वाटर बचता है उसे हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। मतलब वो जो कंडीशन होती है उसे हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और सॉइल वाटर कांस्टेंट क्या होते हैं? देखो वैसे अगर हम कहें ना तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है या फिर ऐसा कोई भी बार नहीं है कि जहां पे वाटर जो होता है कंटिन्यूअसली सेम होता है ना। अगर हम सैंडी से लोमी में जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक ट्राई किया गया है कि हम वाटर को एक कांस्टेंट रेंज पे, जैसे अगर अभी हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा अवेलेबल वाटर, हमने पढ़ा 1/3 से 15 बार, है ना। अभी हम बात करेंगे अगर हमने पढ़ा अनअवेलेबल वाटर, हमने कहा मोर देन 15 बार, है ना। लेकिन सॉइल वाटर कांस्टेंट क्या हमें बताते हैं कि एक जो पॉइंट है उसमें वाटर की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है ना, उसको बताने का ट्राई किया गया है, ठीक है ना। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी में जब हमने ड्रेनेज, जब हमने वाटर दिया उसके बाद में जब मैक्रोपोर से वाटर ड्रेन हो गया उसके बाद की जो कंडीशन होती है उसे हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और फील्ड कैपेसिटी में जो वाटर होता है वही वाटर मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम ये रेंज होती है जहां जो कि प्लांट के लिए वाटर अवेलेबल है। क्यों इसे हम बोल रहे हैं? हमें तो ऐसा बोल देना चाहिए ना यार कि जो सैचुरेशन है जहां पे मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दोनों ही वाटर से भरे हुए हैं, मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों ही वाटर से भरे हुए हैं, हमें तो ये कहना चाहिए कि ये कंडीशन है जहां पे मैक्सिमम वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। तो हम फील्ड कैपेसिटी को ही ऐसा क्यों मानते हैं कि यही आइडियल कंडीशन है जहां पे हमारे प्लांट के लिए मैक्सिमम वाटर अवेलेबल होता है। उसके दो कंडीशन होते, दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये होता है, हाँ पहला रीजन ये होता है कि अगर हमारे मैक्रो माइक्रो पोर्स में दोनों में ही वाटर इन केस भर गया
तो वहां पे क्या हो जाएगा, एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, है ना, जो कि हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, सफोकेशन हो जाएगा, सफोकेशन होने से प्लांट हमारे क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो इसीलिए पहला कंडीशन तो ये हो गया। और दूसरा कंडीशन हमने पहले ही पढ़ लिया कि मैक्रोपोर तो चाहते ही नहीं उनके अंदर पानी रहे, है ना, वो तो जैसा ही पानी आया उसको ड्रेन कर देंगे। तो हम ये माइक्रोपोर से कह तो नहीं सकते अरे रुक जाओ भैया, हमारे प्लांट के लिए पानी चाहिए है, वो नहीं मानने वाली आपकी बात। वो क्या करेंगे फिर, यहाँ पे हमारा सिर्फ माइक्रोपोर ही ऐसा होता है जो सारी बात को संभालते हुए आगे आता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैक्रो को वाटर को ड्रेन करने दो, मैं वाटर को होल्ड करके रखूंगा। तो माइक्रोपोर क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं, और मैक्रोपोर क्या करते हैं, एयर को कंटेंट करता है, जिसकी वजह से एरेशन होता है। तो हमारे प्लांट के लिए क्या चाहिए, एयर भी चाहिए और हमारे प्लांट के लिए पानी भी चाहिए, तो दोनों ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया। तो फील्ड कैपेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है और एयर भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यही रीजन होता है कि फील्ड कैपेसिटी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है प्लांट को यूज करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, फिर दूसरा आ जाता है परमानेंट बिल्टिंग, है ना। आप लोग ने 3 वर्ड सुने होंगे, एक होता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, टेम्पररी बिल्टिंग पॉइंट और अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। I just hope you all aware about these word, right? अब टेम्पररी बिल्टिंग पॉइंट क्या होती है, आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप फील्ड में गए होंगे तो एक जैसे बहुत ज्यादा 12 बजे के बाद 12 PM, आफ्टर 12 PM क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सन रेज जो होती हैं वो हमारी फील्ड पे आती है, हमारे प्लांट पे आती है ना। तो 12 से अक्सर 2 के बीच में, है ना, 12 से अक्सर 2 के बीच में क्या होता है, हमारे प्लांट जो होते हैं वो मुरझा जाता है ना। अगर विल्टिंग का सिंपल मीन होता है मुरझा जाना हिंदी में, है ना, इससे आप लोग बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि 12 से 2 या 3 के बीच में आप लोग देखोगे कि हमारे प्लांट क्या हो गए हैं, मुरझा गया है। जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे खेत में पानी की कमी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है 1/3 बार पर, है ना, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्लांट मुरझाए क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे हम हैं, है ना, हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी हम पी रहे हैं फिर भी हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है जब हम धूप में जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम एक लिमिटेड अमाउंट ही पानी पी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो पानी का यूज हो रहा है वो उससे ज्यादा हो रहा है। मान लो आपने 5 ग्लास पानी पिया और आप धूप में गए, आपके पानी का जो यूज हुआ वो 7 ग्लास हुआ, तो आपके अंदर 2 ग्लास पानी की तो कमी हो गई ना। सेम ऐसा ही होता है अगर प्लांट हर दिन, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, करेक्ट नहीं है ना, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि मान लीजिए अगर एक प्लांट है वो 10 ml वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो 10 ml को ही करेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा वो 11 ml या 12 ml को ही जा सकता है, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी। अगर पानी का खर्चा, मतलब जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, सॉरी, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अगर 15 ml का हो रहा है ना, तो वो ये नहीं कर सकता ना कोई भी प्लांट के, अरे यार मेरा पानी तो 15 ml खर्च हो रहा है ना, ट्रांसपिरेशन जो है वो 15 ml का हो रहा है, तो चलो मैं अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करता हूँ और मैं 16 ml पानी को क्या कर लेता हूँ, अपटेक कर लेता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर का अपटेक बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, कि एक तो कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है सॉइल में, चलो मान लो कि जितना चाहिए उतना अवेलेबल भी है, लेकिन रूट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जाइलम से एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी टाइम लगेगा, है ना, तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर ये मैक्सिमम 10 ml कर सकता है तो ये 10 ml ही करेगा, ये 15 या 20 ml पे नहीं जा सकता। तो मान लीजिए ये 15 ml का क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, और ये 10 ml कर सकता है, तो 5 ml का क्या हो गया, यहाँ पे कमी हो गई। और ये कब होगा, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कब होगा, जब जितनी ज्यादा सन रेज होंगी, है ना, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ये बात तो आप सभी को क्लियर होगी ना।
तो पानी की कमी नहीं थी, पानी सफिशिएंट मात्रा में अपनी सॉइल में अवेलेबल था, उसके बाद भी हमारे जो प्लांट थे वो पानी की कमी से मुरझा गए, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड डे इफेक्ट बोलते हैं, मिड डे इफेक्ट बोलते हैं। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो वाटर के अपटेक से ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। इसे मिड डे इफेक्ट भी बोलते हैं, इसे टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और ये जो -13 बार होता है उस पे ये कंडीशन आती है, ठीक है ना। -13 बार होता है उस पे ये कंडीशन आती है। तो क्या समझा हमने टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट के बारे में। टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मिड डे इफेक्ट भी बोलते हैं, मिड डे इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कब आती है, -13 बार पे। और ये कब आती है, जब ट्रांसपिरेशन रेट जो होती है ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू वाटर अपटेक, राइट। यहां पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। और ये सिर्फ आफ्टरनून आवर्स में ही होगा, आफ्टर 12 PM। ये मॉर्निंग आवर्स में भी नहीं होगा, ये भी बात याद रखना। किसी को कोई कंफ्यूजन टेम्पररी बिल्टिंग पॉइंट में, हाँ या ना, फटाफट। नो मैम। नो मैम। नो अब मैम। हम आगे जाएंगे और हम बात करेंगे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बारे में, है ना। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि इसके बाद प्लांट जो है वो वाटर, ये हमारे प्लांट है ना, यहाँ पे अब वाटर की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ये हमारे प्यारे से पौधे हैं, ये वाटर को अब ले नहीं पा रहे हैं, ये वाटर को ले नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ी देर के लिए मुरझा गए, लेकिन जैसे ही आपने इन्हें पानी डाला, है ना, जैसे आपने इन्हें पानी डाला ये फिर से खुश हो गए और ये फिर से ब्लूम करने लग गए, ठीक है ना। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब तक हम इनमें पानी अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम इनमें वाटर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये क्या रहेंगे, बिल्ट कंडीशन में रहेंगे। बिल्ट मतलब मुरझाना, मुरझाई हुई कंडीशन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इनको पानी दिया, इनमें एनर्जी आई और ये वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए। ये कंडीशन आती है -15 बार पर। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि आपके प्लांट मुरझाए हुए हैं, आप इन्हें चाह रहे हैं कि आप इन्हें पानी दे दें, आपने पानी दिया, है ना, लेकिन ये एक दिन के बाद भी ये जैसे के तैसे मुरझाए हुए हैं, है ना। अब इन पे पानी डालने का भी कोई भी असर नहीं हो रहा है, कोई भी असर नहीं हो रहा है ना। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कि जब हमने वाटर अप्लाई किया उसके बाद भी हमारे प्लांट जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आता है, उसे हम अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये कहाँ आता है, -60 बार पे आता है, -60 बार पे आता है। अब एक और इसी में आता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। मॉइस्चर इक्विवेलेंट, मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है, आपने सॉइल ली, मॉइस्चर इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना। मॉइस्चर इक्विवेलेंट, आपने सॉइल ली, सॉइल में आपने 1000 बार का 1000 टाइम आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, है ना। कितने घंटे के लिए, हाफ घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, ठीक ना। आधे घंटे के लिए जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे इस सॉइल में, ठीक ना, इसके बाद जो भी इस सॉइल में वाटर बचेगा, है ना, उसका जो पोटेंशियल होगा उसे हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या करेंगे आप, आपने सॉइल ली, है ना, सॉइल में आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, कितने देर के लिए, आधा घंटे के लिए। उसके बाद आपका जो मॉइस्चर बचेगा उसे हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट बोलते हैं। मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो होता है वो फील्ड मीडियम टेक्सचर सॉइल में, अगर आपने ये प्रोसेस जो है वो मीडियम टेक्सचर सॉइल में करी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू है
मतलब फील्ड कैपेसिटी पे जितना वाटर कंटेंट होता है उतना ही वाटर कंटेंट जो रहेगा वो मॉइस्चर इक्विवेलेंट पे रहेगा। लेकिन अगर आपने सैंडी सॉइल ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी में ज्यादा वाटर रहेगा एज कंपेयर टू मॉइस्चर इक्विवेलेंट। क्यों ऐसा है? क्योंकि मॉइस्चर इक्विवेलेंट में आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियल फोर्स लगा रहे हो, है ना, आर्टिफिशियल फोर्स लगा रहे हो। वैसे भी हमें पता है कि सैंडी सॉइल में मैक्रोपोर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मैक्रोपोर्स क्या कर देते हैं, वाटर को ड्रेन कर देते हैं, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या हो जाएगा, सैंडी सॉइल से ड्रेन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम सैंडी सॉइल में मॉइस्चर इक्विवेलेंट लगाएंगे, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो वाटर कंटेंट रहेगा वो फील्ड कैपेसिटी से कम हो जाएगा, यानी फील्ड कैपेसिटी में ज्यादा पानी रहेगा। क्योंकि फील्ड कैपेसिटी में क्या हो रहा है, नेचुरल वाटर ड्रेन हो रहा है ना, तो उस वाटर को ड्रेन होने में टाइम लगेगा, मतलब वो जो माइक्रोपोर है वो ज्यादा वाटर होल्ड करके रखेंगे उस टाइम पे। लेकिन अगर आप क्लेई सॉइल की बात करते हैं तो इसमें चेंज हो जाता है। कैसा कि जब आप मॉइस्चर इक्विवेलेंट और फील्ड कैपेसिटी में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मॉइस्चर इक्विवेलेंट में ज्यादा पानी रहेगा एज कंपेयर टू फील्ड कैपेसिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें माइक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं, है ना, क्लेई सॉइल में माइक्रोपोर्स ज्यादा होते हैं। तो जब आप माइक्रोपोर्स में ज्यादा आप फोर्स लगा भी रहे हैं तब भी वाटर ड्रेन नहीं होगा, है ना। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है इतना कोई नहीं पूछता, लेकिन मीडियम टेक्सचर सॉइल में फील्ड कैपेसिटी और मॉइस्चर इक्विवेलेंट में इक्वल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, पहला। सैंडी सॉइल में फील्ड कैपेसिटी में ज्यादा होता है और क्ले सॉइल में मॉइस्चर इक्विवेलेंट में ज्यादा होता है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से याद किया था कि मान लो सैंडी सॉइल है ना, सैंडी सॉइल में क्या हो जाएंगे, जैसे कोई भी है सैंडी सॉइल है ना जिससे ज्यादा पानी ड्रेन हो रहा है, अपन ने उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे पूरा पानी नीचे आ जाएगा, अरे यार पानी तो कम हो गया, है ना। तो सैंडी सॉइल में क्या हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स लगाने में, तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वहां पर। तो सैंडी का ऐसे याद रख लो, और अगर अपन क्ले का अपोजिट कर देंगे तो याद हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आया? एक होता है, इसके अलावा एक और कांस्टेंट आता है। हाँ, इक्विवेलेंट क्या बोल रहे हो, एक बार बताना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल टाइप का, बोल सकते हैं हम। एग्जैक्ट कोई बताएगा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? कोई एक्सप्लेन करेगा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? रुको मैं इक्विवेलेंट को हिंदी में देख लेती हूँ क्या होता है। बराबर होना। समकक्ष, बराबर होना, वही बराबर, समकक्ष बोलते हैं बराबर होना, ठीक है, इक्वल टाइप का हो जाना, है ना, उसे हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, समकक्ष या बराबर बोल सकते हैं। हाँ, अब एक और आता है, यहाँ पे एक और कांस्टेंट आता है जो होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जस्ट लाइक अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो -31 बार पे जो वाटर अवेलेबल होता है उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और जब हम कोफिशिएंट के टर्म में देखेंगे तो उसे हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कहा जाता है। बस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो सेम हाइग्रोस्कोपिक वाटर का है सेम वो चीज है ना। अब मैं एक और चीज आप लोग को बता देती हूँ, फील्ड कैपेसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं ये बता देती हूँ। देखो क्या करते हैं, मेनली 2 to 5 मीटर स्क्वायर हम एरिया लेते हैं, ठीक है ना। इस एरिया में हम पानी को भर देते हैं, पॉन्ड, पानी को भर देते हैं, मतलब वाटर की यहाँ पे पॉन्डिंग कर देते हैं, वाटर की यहाँ पे पॉन्डिंग कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वाटर को इनफिल्ट्रेट होने के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो हर एक सॉइल की एक आइडियल कंडीशन होती है, किसी की 2 दिन हो सकती है, किसी की 3 दिन हो सकती है, किसी की 4 दिन, किसी की 6 दिन हो सकती है ना। जब ये वाटर क्या हो जाएगा, माइक्रोपोर से पूरी तरह ड्रेन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, एक ऐसी कंडीशन हो गई है, आ गई है इसके बाद में,
कि कोई भी वाटर हमें ड्रेन होते हुए नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे वाटर का ड्रेन होना, वाटर का नीचे बहना, इनफिल्ट्रेट होना रुक गया है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और फिर हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, मॉइस्चर को निकालते हैं ऑगर की सॉइल को निकालते हैं ऑगर की हेल्प से, और जाके हम लैब में फिर एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है। ऐसे करके हम फील्ड कैपेसिटी निकालते हैं। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए तो आपको याद पता ही है, एक इंडिकेटर प्लांट होता है सनफ्लावर, उसका यूज करते हैं। साथ ही साथ में हम प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस का भी यूज करते हैं, प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस का भी यूज करते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए। और जो मैंने आप लोग को मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बताई थी, उसको हम कीन बॉक्स KNEE कीन बॉक्स होता है, उसकी मदद से हम मेजर करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहां तक में? देखो, हाँ आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो ना, अपना ही घर है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। आ गया मैम। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा सा और पढ़ लें। मैम बहुत रहेगा। बहुत है, चलो कल पढ़ लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत बेसिक सी चीज है और बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? समनूर, गोल्डी, महेंद्र, नो मैम। सुमृति नो नाम है। मैम। सुमृति, क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं सुमृति? सही मैम प्रोनाउंस कर रही हूँ समृद्धि। क्या मैं? हाँ, समृद्धि। समृद्धि। समृद्धि, ओके। मुझे पहले लगा था समकृति, कुछ मैंने सोचा था कुछ और नाम है, पहले मुझे लगा था। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? कल आप लोग ये पढ़ के आएंगे। मैं कल सबसे पूछूंगी कि वाटर पोटेंशियल मतलब जो वाटर है, कौन सा वाटर किस रेंज में अवेलेबल होता है, एवरीथिंग, है ना। मैं शाम को इसके नोट्स बना के अपने ऐप पे अपलोड करवा दूंगी। ठीक है मैम, हाँ, सोइल वाटर कांस्टेंट एक बार बता देना। सॉइल वाटर कांस्टेंट फिर से बता देते हैं। ठीक है, चलो। फील्ड कैपेसिटी है ना, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे आपने पानी भरा, अभी मैंने बताया कि आपने पानी भरा है ना, और ये पानी जब पूरा ड्रेन ऑफ हो गया, उसके बाद में जब यहां से पानी बहना बंद हो गया, एक कांस्टेंट कंडीशन आ गई, ठीक ना। उस कांस्टेंट कंडीशन में जो वाटर अवेलेबल होता है उसे हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और फील्ड कैपेसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? 2 to 5 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं पॉन्डिंग, और इसमें वाटर को पॉन्ड कर देता है। ठीक है ना, फिर हम इससे जितना वाटर ड्रेन होना होता है उसे होने देते हैं। उसके बाद में हम ऑगर से सॉइल को लेते हैं, सॉइल सैंपल को लेते हैं और ले जाते हैं लैब में, उसे चेक करते हैं। इसे हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। नाउ वी आर कम टू द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है ना, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले हमने पढ़ा टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट वो कंडीशन है जहां पे पानी की कमी नहीं होती, बल्कि उसे हम एक साइड बोल सकते हैं हीट स्ट्रेस हो जाता है ना। हीट स्ट्रेस हो जाता है कि इतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया कि हमारे जो प्लांट थे उतना ज्यादा वाटर को अपटेक नहीं कर पाए। तो कुछ ड्यूरेशन के लिए, नून आवर्स के लिए, 12 से 3, मैक्सिमम 12 से 3 के बीच में क्या होता है, हमारे प्लांट जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, है ना। तो इसे हम मिड डे इफेक्ट भी बोल सकते हैं, हीट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये कब आता है? -13 बार पे। फिर आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। पानी की कमी हुई, हमारे प्लांट मुरझा गए, लेकिन जैसे ही हमने पानी दिया हमारे प्लांट फिर से जीवित हो गए। ठीक है ना, -15 बार पे आती है, इसे हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसके लिए हम सनफ्लावर एज अ इंडिकेटर प्लांट यूज करते हैं, और साथ ही साथ में हम प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस का भी यूज करते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए। फिर आता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि प्लांट हमारे मर चुके हैं, अब हमने उनको पानी दिया तब भी वो रिकवर नहीं होते हैं, है ना। ये कंडीशन आती है -60 बार पे।
फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्ट वन। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट की। मॉइस्चर इक्विवेलेंट में क्या है, हमने लिया अपनी सॉइल, है ना। सॉइल लेने के बाद में उसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया हाफ एन आवर के लिए, आधा घंटे के लिए। उसके बाद जो मॉइस्चर बचती है उसे हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट बोलते हैं। मॉइस्चर इक्विवेलेंट में जितनी मॉइस्चर है और फील्ड कैपेसिटी में जितनी मॉइस्चर है, तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। अगर हमने मीडियम टेक्सचर सॉइल ली तो वहां पे फील्ड कैपेसिटी में जितनी मॉइस्चर है और मॉइस्चर इक्विवेलेंट में जितनी मॉइस्चर है, वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर होती हैं, है ना। लेकिन जब हमने क्या किया, हाँ, जब हमने सैंडी सॉइल में लिया तो वहां पे फील्ड कैपेसिटी में ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगी। जब हमने क्ले सॉइल में लिया तो वहां पे मॉइस्चर इक्विवेलेंट में ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगी। फिर हमने बात करी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट की। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है उसी को जब हम कोफिशिएंट के वे में देखते हैं तो उसे हम हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कह देते हैं। ये चार हमने यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है, क्लियर? यस मैम। किसी को और कोई डाउट है? फाइन। कल सबको याद होना चाहिए अवेलेबल वाटर, सॉइल वाटर के क्लासिफिकेशंस और सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। क्लियर? सबको याद रहेंगे? यस मैम। और हाँ, आप Yes, लोगों को ma'am. बता देती हूँ, मैं संडे को आप लोगों का टेस्ट लूंगी।